अगर किसी दिन आपको पता चले कि नरेंद्र मोदी साहब वो लोगों के वोट से जीत करके प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि सिस्टम के द्वारा उनको जिता करके प्रधानमंत्री बनाया गया है, अगर किसी दिन आपको यह खबर पता चले तो बताइए आपका रिएक्शन क्या होगा, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। कुछ ऐसी खबर मैं लेकर के आया हूं। एक खबर सामने आई है जिसमें हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है, और हाईकोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो उसमें सुनाया कि एक वोट से उस उम्मीदवार को जिताया जिस उम्मीदवार को हारा हुआ उम्मीदवार घोषित कर दिया गया था। एक महिला जो प्रधान का चुनाव लड़ रही थी उसको हारा हुआ घोषित कर दिया गया, लेकिन वो महिला कोर्ट में जाती है और वो महिला एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ती है और अब मात्र 2 महीने के लिए प्रधान बनेगी वो। सोचिए सिस्टम ने किस तरीके से अन्याय किया, लेकिन हाईकोर्ट से जीत हुई है। और कितने लोग इतनी लंबी लड़ाई लड़ पाते होंगे। और अब सोचिए कि सिस्टम ने किस तरीके से उस महिला के साथ में अन्याय किया। जो हारी हुई महिला थी वो 5 साल तक प्रधान बनकर के बैठी रही। ये खबर है मेरे सामने, मेरे पास में। ये खबर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। शिमला हाईकोर्ट का मामला है और यहां पर रंजू वो अब प्रधान बनेगी। और दूसरी एक और खबर है जिस पर हम बात करेंगे, ईवीएम को लेकर के, बैलेट पेपर को लेकर के चुनाव आयोग ने अब जो है वो प्रक्रिया में बदलाव किया है। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठाते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी बातें हुई, और अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि चुनाव आयोग में एक तरीके से अंदर खाने इतनी तेजी से काम हो रहा है। राहुल गांधी के दबाव के बाद में ई वेरिफिकेशन को दुरुस्त किया गया और अब दूसरा एक और बदलाव। और इत्तेफाक से ये दोनों खबरें मैं इसलिए एक साथ आपको बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों खबरें एक ही दिन की है। खैर, इन पर बात कोई नहीं करेगा, इन पर कोई चर्चा नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको एक खबर बताने जा रहा हूं। खबर है हिमाचल प्रदेश की, खबर है शिमला की। शिमला के अंदर एक गांव में पंचायत के चुनाव हुए। 5 साल पहले चुनाव हुए थे 2021 में, और उस चुनाव में 2 महिला आमने सामने थी। एक को हारा हुआ घोषित कर दिया गया, एक को जीता हुआ घोषित कर दिया गया। और जिसको जीता हुआ घोषित किया गया उसको रिकाउंटिंग में जीता हुआ घोषित किया गया, यानी दोबारा से गिनती की गई और उस दोबारा गिनती में जो हारी हुई महिला थी उसको जीता हुआ घोषित कर दिया गया। लेकिन जो महिला हारी, रंजू, वो पहुंच गई कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में 4 साल से ज्यादा वक्त तक, 4.5 साल से ज्यादा वक्त तक लड़ाई लड़ती रही, और आखिरकार अब फैसला उसके हक में आया है। खबर सुनिए। जिला शिमला के ग्राम पंचायत सारी में 5 साल बाद पंचायत प्रधान पद पर अब दूसरे नंबर पर रही उम्मीदवार को हाईकोर्ट ने विजेता घोषित कर दिया। यहां 21 जनवरी 2021 को पंचायत के चुनाव हुए। इस पंचायत से 2 महिलाओं के बीच में प्रधान पद के लिए टक्कर हुई। रिकाउंटिंग के बाद में एक महिला प्रधान को 1 वोट से विजेता घोषित कर दिया गया। दूसरी महिला प्रधान ने इसका विरोध किया और हाईकोर्ट में याचिका दायर की। अब जीत याचिका दायर करने वाली महिला की हुई है। खास बात यह है कि 5 साल तक प्रधान पद पर वो महिला रही जो कोर्ट में रिकाउंटिंग के दौरान 1 वोट से चुनाव हार चुकी है। अजब गजब बात यह है कि 2 महीने के लिए अब दूसरी महिला प्रधान बनेगी, क्योंकि दिसंबर व जनवरी में पंचायती राज चुनाव होने वाले हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि काउंटिंग के दौरान मतगणना करने वाले अधिकारियों ने लापरवाही क्यों बरती। ये तो सवाल उठना ही चाहिए। और उन अधिकारियों का क्या होगा? वो अधिकारी तो कहीं और चले गए होंगे। और इसीलिए राहुल गांधी ने एक बार कहा था, और अक्सर वैसे भी इस बात को याद रखा जाना चाहिए कि कागज कभी भी नहीं मरते हैं। कागज हमेशा हमेशा के लिए अमर रहते हैं। एक बार कागज पर जो बात आ गई वो कभी नहीं मिटती है। वो कागज की बात कभी भी कोई भी निकाल करके फिर से देखेगा, फिर से पढ़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि ये जितने भी अधिकारी बैठे हैं वो इस बात को मत भूलिए कि हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, रिटायरमेंट के बाद में भी नहीं छोड़ेंगे।
खैर, इस मसले पर दोबारा आते हैं। यहां पर इस महिला ने याचिका दाखिल की और हाईकोर्ट में फिर से रिकाउंटिंग की गई। ऐसे ही एक और मामला मैंने आपको दिखाया था, बीबीसी की उस वक्त की खबर देखिए, और ये खबर भी पुरानी नहीं है, इसी साल अगस्त की खबर है, अभी 2 महीने पहले की खबर है। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली बार ऐसा हुआ था, ईवीएम मशीन और वीवीपैट की पर्चियां मंगवाई गई और वहां पर गिनती हुई, और उस गिनती में यह हरियाणा का मामला था, यह भी प्रधान का ही मामला था, पंचायत चुनाव का मामला था। यहां पर कुलदीप जो जीते हुए उम्मीदवार थे वो यहां पर आकर के हार जाते हैं, और जो हारा हुआ उम्मीदवार मोहित वो यहां पर आकर के जीत जाते हैं। लेकिन मैं फिर से आपसे ये सवाल पूछता हूं, कितने लोग ऐसे हैं जो इतनी लंबी लड़ाई लड़ते हैं? कितने लोग ऐसे हैं? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिकते नहीं है, वरना लोग आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं, दूसरे प्रधान से पैसा ले लेते हैं, केस को रफा दफा करने के लिए समझौता कर लेते हैं और मामला खत्म हो जाता है। मामला उठता भी है तो फिर मामला दबा दिया जाता है। लेकिन वहां पर मोहित ने लड़ाई लड़ी हरियाणा के अंदर, और यहां पर रंजू ने शिमला के अंदर लड़ाई लड़ी और हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया। अब हाईकोर्ट ने फैसला कैसे सुनाया वो जरा सुनिए। हाईकोर्ट के जज अजय मोहन गोयल ने बीते 26 सितंबर 2025 को अपने फैसले में कहा कि अब स्थिति यह उभर करके आती है कि याचिकाकर्ता रंजू के 245 वोट ही रहेंगे, जबकि अनु रांगटा के मत 243 से बढ़कर के 244 हो गए हैं। चूंकि आपत्ति किए गए 3 मतों में से एक मत उनके पक्ष में वैध रूप से डाला गया पाया। इस प्रकार अब चुनाव का परिणाम यह निकलता है कि अनु रांगटा को 244 मत और रंजू को 245 मत मिले हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता रंजू को प्रधान पद के लिए विजयी उम्मीदवार घोषित किया। तदनुसार प्राधिकरण को निर्देश जारी किया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को ग्राम पंचायत सारी विकासखंड जुब्बल कोटखाई जिला शिमला हिमाचल प्रदेश के प्रधान पद के लिए निर्वाचित घोषित करे। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। तो ये हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया, हाईकोर्ट ने गिनती करवाई, दोबारा से रिकाउंटिंग हुई और वहां पर मात्र 1 वोट से हारने वाली उम्मीदवार जीत गई। तो आप सोचिए कि क्या कुछ नहीं हो सकता है। और अब रंजू कह रही है कि कोर्ट ने तो मेरे साथ में न्याय किया है, लेकिन डीसी वो मुझे शपथ दिलवाए, वो उनकी तरफ से कहा गया है। मैं आपको एक खबर और दिखाना चाहता हूं, और यह खबर इसी खबर से जुड़ी हुई है। यह खबर आप देखिए। खबर है कि अब चुनाव आयोग ने जो बैलेट पेपर की गिनती होती है उसको लेकर के अब प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब चुनाव आयोग यह करने जा रहा है कि बैलेट पेपर की गिनती पहले होगी, ईवीएम की गिनती बाद में होगी। यह जो है वो चुनाव आयोग ने बदलाव किया है। डाक मतपत्र यानी बैलेट पेपर की गिनती पूरी होने के बाद ही ईवीएम का दूसरा आखिरी राउंड शुरू होगा। यानी अभी तक यह था कि ईवीएम की बहुत बार गिनती पूरी हो जाती थी और बैलेट पेपर के मतों की गिनती वो पूरी नहीं हो पाती थी। लिहाजा ईवीएम के अंदर कोई अगर हार रहा है, जीत रहा है, या किसी को हराना है या किसी को जिताना है, तो बैलेट पेपर में जो वोट निकल करके सामने आते थे उसमें से किसी को खारिज कर दिया माना जाता था, या पर्चियों में हेराफेरी कर दी जाती थी। लेकिन अब चुनाव आयोग खुद ये बात कह रहा है कि अब कम से कम ऐसा होगा कि पहले बैलेट पेपर की गिनती खत्म की जाएगी और उसके बाद में आखिरी की ईवीएम खोली जाएगी। या तो यह होगा कि पहले आप कम से कम, अगर कम जगह जहां पर बैलेट की जो वोट है वो कम है, तो पहले बैलेट की वोट को खत्म कर लिया जाए। वैसे भी जब शुरुआत में जब गिनती होती है तो बैलेट के वोट गिने जाते हैं,
फिर जो है वो ईवीएम मशीनें भी खुलने लगती है। लेकिन फिर ये भी होता है कि ईवीएम मशीन की गिनती भी साथ साथ चलती रहती है और बैलेट की गिनती भी साथ साथ चलती रहती है। लिहाजा फिर गड़बड़ होने की आशंका बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि जिसका प्रेशर, जिसका जो है वो दबाव ज्यादा होता है, जिसकी लाठी उसकी बहस हो जाती है कई बार। तो इसलिए अब जो ये बदलाव किया गया है, क्या ये बदलाव अभी होना जरूरी था या बहुत पहले हो जाना चाहिए था? क्योंकि यहां पर जो क्लोज मार्जिन से हार जीत होती है तो उसमें बैलेट पेपर की जो पर्चियां होती हैं उसको लेकर के कहा जाता है कि फेरबदल किया जाता है। अब बताइए कितनी बड़ी बात है, लेकिन चुनाव आयोग इसको अब कर रहा है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब दूसरी एक और बड़ी वजह सुनिए आप, चुनाव आयोग किस तरीके से इस वक्त में बदलाव कर रहा है। राहुल गांधी ने बाकायदा एग्जाम्पल के जरिए दिखाया। जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने की, उसमें राहुल गांधी ने बताया कि कोई आदमी कॉल सेंटर के जरिए, कहीं पर एक बड़े मैकेनिज्म में कॉल सेंटर के जरिए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, धड़ल्ले से लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, राहुल गांधी ने बताया। और उसमें राहुल गांधी वो लोगों को लेकर के आ गए। दरअसल हुआ यह था कि एक चुनाव आयोग के ही अधिकारी थे और उनके चाचा का ही वोट काट दिया गया। और जब उन्होंने इस बात की तहकीकात की कि वोट किसने काटा है, उनका जो वोट कटा है चाचा का, वो उनके पड़ोसी ने ही कटवाया है, यानी उसके पड़ोसी के मोबाइल नंबर से कटा है। दरअसल अभी तक रूल ये था, अभी तक नियम ये था कि अगर आप किसी का वोट कटवाना चाहते हैं तो ईपिक नंबर डालिए वेबसाइट पर, ऑनलाइन ईपिक नंबर डालिए, ईपिक नंबर डाल करके उसमें मोबाइल नंबर डालिए और मोबाइल नंबर से ओटीपी आएगा, ओटीपी आकर के आपका वोट कट जाएगा। इसको जरा दूसरे उदाहरण से समझिए। दरअसल अभी तक नियम यह था, कोई भी आदमी मतदाता सूची उठा करके और मतदाता सूची में से ईपिक नंबर निकाल करके, यानी जो आपके वोटर आईडी कार्ड पर जो नंबर होता है ईपिक नंबर, वो निकाल करके उसको वेबसाइट पर डाल करके और उसमें एक मोबाइल नंबर मांगा जाता था। अब मोबाइल नंबर किसी का भी डाला जा सकता था, आप अपना खुद का डाल दीजिए, किसी और का डाल दीजिए। उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाता था और आपका वोट कट जाता था। जैसे कि आपका वोट है और आपका वोट मैं चाहूं तो मैं कटवा सकता था कि आपका ईपिक नंबर मुझे चाहिए, और ईपिक नंबर बड़ी आसानी से मिल जाता, क्योंकि जितने भी बीएलए होते हैं, जो पोलिंग एजेंट वगैरह होते हैं, उनके पास में पूरी सूची होती है, मतदाता सूची। और मतदाता सूची से पता चल जाता है कि कौन सा आदमी किस मोहल्ले में, किस गली में रहता है और वो किस पार्टी का कार्यकर्ता है या किस पार्टी का समर्थक है। तो उसका वोट चाहे तो कोई तीसरा आदमी काट सकता था। उसको बस ये था कि किसी का मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और कट जाएगा। लेकिन अब चुनाव आयोग ने ई वेरिफिकेशन में भी बदलाव किया है। अब चुनाव आयोग ने यह किया है कि ओटीपी जो जाएगा वो उसी व्यक्ति के नंबर पर जाएगा, और इसमें नंबर वो होगा जो आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। देखिए, चुनाव आयोग जब राहुल गांधी ने सवाल उठाए, एसआईआर को लेकर के सवाल उठाए, तो उस वक्त में कहा कि आधार कार्ड को हम मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अब जो ओटीपी जाएगा वो उसी नंबर पर जाएगा जो नंबर आपका आधार कार्ड के साथ में लिंक है। तो किस तरीके से जो है वो चुनाव आयोग 360 डिग्री घूमता हुआ नजर आ रहा है। और जब राहुल गांधी ने खुलासा किया था कि ऐसे ऐसे ऑनलाइन वोट कट रहे हैं, लोगों के कॉल सेंटर के जरिए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, तो चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि 2019 में चुनाव आयोग ने कहा था कि ऑनलाइन आप लोगों के वोट अगर चाहे तो कटवा सकते हैं, कोई किसी का अगर वोट चाहे तो कटवा सकता है। लेकिन उसका किस तरीके से दुरुपयोग किया गया, और अब चुनाव आयोग ने उसमें बदलाव किया है। यह बात भी कितनी मामूली सी बात थी, लेकिन इस बात को भी राहुल गांधी ने जब प्रेशर डाला तब जाकर के बदला गया। तो राहुल गांधी एक तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं, और वो प्रेशर में चुनाव आयोग इस वक्त में बदलाव पर बदलाव कर रहा है। लेकिन सोचिए जरा, अगर हाइड्रोजन बम आया और उस हाइड्रोजन बम में अगर मोदी जी के बनारस का, वाराणसी का संसदीय क्षेत्र का चुनाव का नतीजा कुछ ऐसा ही वो निकाल करके सामने लेकर के आते हैं, तो फिर सोचिए क्या होगा। क्या किसी दिन ऐसी भी खबर आ सकती है, क्या राहुल गांधी हाइड्रोजन बम में कुछ ऐसा भी खुलासा कर सकते हैं कि मोदी जी वो लोगों के वोट से जीत करके प्रधानमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि सिस्टम के द्वारा उनको जिता करके प्रधानमंत्री बना दिया गया है, जैसे यहां पर प्रधान के चुनाव में हुआ है। ऐसे ही जो है वो हरियाणा के अंदर चुनाव में हुआ था, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईवीएम मशीन को मंगवाया गया था।
मैं फिर वही लाइन दोहराता हूं, आप सोचेंगे कि ये बार बार एक ही लाइन को क्यों रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ये सच्चाई है। जरा सोचिए इस बात को, कितने लोग वहां तक लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ेंगे भी तो बीच में छोड़ भी देंगे, सेटलमेंट कर लेंगे। ये महिला मात्र 2 महीने के लिए प्रधान बनेगी, सिर्फ 2 महीने के लिए। तो आप सोचिए, चुनाव लड़ने में पैसा खर्च किया, फिर उसके बाद में कोर्ट में लड़ने के लिए फिर पैसा खर्च किया। कितने लोग ऐसे होंगे जो राजनीति में इतना पेन ले पाएंगे? वरना राजनीति तो सेटलमेंट की है। अभी 2024 के चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर एक वाकया निकल करके सामने आया, और यहां पर इंदौर में जो कांग्रेस का उम्मीदवार था वो भाजपा के साथ में जाकर के मिल गया, और वहां पर चुनाव में एक तरफा वही रहा और बाकी कुछ निर्दलीय थे वही रहे। ऐसा ही एक और वाकया निकल करके सामने आया था। तो जब इस तरीके से चीजें काम करेंगी तो आप बताइए कि चुनाव आयोग पर क्यों नहीं सवाल खड़ा होगा। एक खबर और देखिए आप, और ये कल की खबर है। जमुई में एक ही घर के अंदर 247 मतदाता मिले हैं। मुजफ्फरपुर में एक का नाम 3 जगह पर मिला है। बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार में एसआईआर के बाद में फाइनल लिस्ट सामने आ गई है, और उसके बाद में भी ऐसी सी चीजें निकल करके सामने आ रही है। ये जमुई की खबर आपको बता रहा हूं। क्यों आखिरकार ऐसी खबरें निकल करके सामने आ रही है? और आप बताइए कि क्या एक ही घर के अंदर 250 वोटर हो सकते हैं? 250 वोटर, 250 वोटर आपको एक मोहल्ले में नहीं मिलेंगे। अगर कोई छोटा मोहल्ला है तो उसमें 250 वोटर मुमकिन ही नहीं है, लेकिन यहां पर एक घर में मिल रहे हैं। एक आदमी का नाम वो 3 जगह पर मिल रहा है। और इन खबरों पर कौन कितनी बात कर रहा है, इन खबरों पर कितनी रिपोर्टिंग हो रही है? रिपोर्टिंग में जो है वो दिखाया जा रहा है, या खबरों में दिखाया जा रहा है कि देखिए इस घर पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे हुए थे, आई लव मोहम्मद के पोस्टर फाड़ दिए गए। टीवी में ये चल रहा है। आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल मचाया हुआ है। पुलिस को यह काम दिया हुआ है कि कहीं पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर किसी घर पर मिल जाए, फाड़ दो उनको। अब बताइए, कोई अपने घर पर लगा रहा है, कोई छाती पर लगा रहा है तो उस पर एफआईआर हो जा रही है। क्या यह मुद्दा जरूरी है हमारे लिए? या फिर चुनाव, लोकतंत्र वो किस तरीके से काम कर रहा है, यह हमारे लिए जरूरी है? जरा सोचिए इस बात को। और बिहार चुनाव में क्या निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो पाएंगे? या बिहार चुनाव को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है, इतना बवाल मचा हुआ है कि क्या ही कहें। अब 2 दिन में चुनाव के तारीखों का ऐलान होना है। संभवतः कल या परसों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और अब ऐसे में देखना यह है कि बिहार में चुनाव आयोग वो क्या सबक लेता है। जिस तरीके के सवाल चुनाव आयोग पर लगातार उठ रहे हैं, उसके बाद में चुनाव आयोग कैसे बिहार के चुनाव करवाता है और कितने निष्पक्ष बिहार के चुनाव हो पाते हैं। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।